परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, एक बार स्माइलिंग फेस सबके दिख जाने चाहिए। यस बंधुओं और बहनों, आज रविवार का दिन और जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत ही शानदार हमारी श्रृंखला चल रही है, छोटी छोटी हेल्दी बातें। छोटी छोटी हेल्दी बातों के बारे में हमने पहले भी 2 बार बहुत सी अच्छी टिप्स हमने सुनी थी, जानी थी और उनके बारे में कुछ प्रयोग भी बताए गए थे। तो आज भी हमारे साथ डॉक्टर अशोक जी जैन, अशोक बीरबल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज कुछ हम आपकी जो समस्या है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। आपके जो समस्याओं का समाधान देने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो पिछले सप्ताह जो प्रोग्राम हुआ था उस समय हमने मैसेज भी किया था कि आप अपनी समस्याओं को अग्रिम में हमें भेजिए ताकि उसके ऊपर हम चर्चा कर सके। तो कुछ भाई बहनों ने अपने सवाल, अपनी समस्याएं भेजी भी है, तो वो भी डॉक्टर साहब तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। आपसे करबद्ध निवेदन, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए सभी से निवेदन है, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए डॉक्टर साहब का स्वागत करें, वेलकम करें। वेलकम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। मैं सबका स्वागत करता हूं छोटी छोटी बातें सीरीज नंबर 3 में। ये जो छोटी छोटी बातें करके जो सीरीज है, ये हमने बेसिकली इसलिए शुरू की है। तो ये छोटी छोटी बातें सीरीज का पर्पस ये है कि आजकल लाइफ स्पैन तो बढ़ गया है, यानी हमारी जो जिंदगी है धीरे धीरे लंबी लंबी होती जा रही है, पर इस जिंदगी में हमारे हेल्थ स्पैन अच्छा नहीं है। आप जितने भी 70 साल के या 65 साल के ऊपर हैं, लगभग किसी न किसी को कोई बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ प्रकार की प्रॉब्लम है, और उसके लिए हमें दवाई लेनी पड़ती है। और मेरा ये विचार है, यानी मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी लंबी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हम दवाइयों पे डिपेंडेंट हो और जिसमें हम दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई हम ऐसा करें कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बीमार ना हो, हमारी दवाइयां कम हो। उसके लिए बहुत छोटी छोटी बातों की आवश्यकता होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि लोग खर्चा करने को तैयार है दवाइयों पर अपने शरीर के लिए समय देने को तैयार नहीं है, कुछ व्यायाम करने को तैयार नहीं है, पैदल चलने को तैयार नहीं है, खान पान में बदल करने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी इन चीजों का ध्यान रखें तो हम बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी, और बहुत सारी बीमारियों के लिए हम जो दवाइयां ले रहे हैं वो कम हो जाएंगी। मैं ये चाहता हूं कि जो हमने छोटी छोटी हेल्दी बातें ग्रुप बनाया है, और ये जो छोटी छोटी हेल्दी बातें लेक्चर है, इसका बहुत प्रचार और प्रसार हो। मैं ये चाहता हूं, मेरा ये एम है, मेरा लक्ष्य है कि मैं कम से कम 1 लाख लोगों के पास पहुंच पाऊं। भारत में तो 134 या 154 करोड़ लोग हैं। यदि मैं 1 लाख लोगों को भी कुछ समझा पाया और उसमें से 1%, 1000 ने भी कुछ समझ लिया, कुछ फॉलो करने लगे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसलिए मैंने मेरे ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है। आप जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग जो भी इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे अपना नेम, एज, लोकेशन और क्या करते हैं ये भेजें, तो मैं उनको इस ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। इस बार हाँ,
हमारे पास कुछ क्वेरीज आई हैं, तो पहले मैं उन क्वेरीज का समाधान करूंगा, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करूंगा, और उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम बचा तो आगे के डिस्कशन करूंगा। इसमें हम सबसे पहले एक क्वेरी आई कि वेरिकोज वेन्स का क्या ट्रीटमेंट है। तो थोड़ा सा अपन वेरिकोज वेन्स को देख लेते हैं। और आप यहाँ देखेंगे, और यह इस पैर के अंदर नीली नीली गिठाने आ गई हैं। ये जो नीली नीली गिठाने हैं ये वेरिकोज वेन्स हैं। वेन्स यानी ऐसी खून की नली जो नीचे से ऊपर हृदय की ओर ब्लड ले जाती है। तो आपको मालूम है, हृदय ब्लड पंप करता है, हृदय ब्लड पंप करने से पूरे शरीर में जाता है, पर जब वो पैरों में आता है तो उसको वापिस ऊपर जाना पड़ता है। तो वो वेन्स के शिराओं के द्वारा ऊपर जाता है। और ये देखिए, ये नॉर्मल वेन है। वेन्स के अंदर कुछ ऐसे वॉल्व होते हैं। वो वॉल्व इसलिए हैं कि जो खून ऊपर जाता है वो वापस नीचे ना आ सके। पर जिन लोगों को कुछ कारणों से, वो कारण अपन अभी आगे देखेंगे, उनको वॉल्व्स खराब हो जाते हैं, और वॉल्व खराब होने के कारण खून वापस आने लगता है। और जब खून वापस आने लगता है तो ये ऐसी वेन्स में ऐसी गिठाने आने लगती हैं, वो पतली हो जाती हैं और उसमें ऐसे गोल गोल प्रोट्रूजन बन जाते हैं, और वो ऐसे दिखती हैं। अब इसके कारण क्या है? कुछ लोगों को जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी रहती है, उसको छोड़ दीजिए, अपन कुछ नहीं कर सकते। पर यदि हमें लंबे समय खड़े रहना पड़ता है, आप टीचर हैं, आपको किचन में बहुत काम करना पड़ता है, या ऐसा कोई भी काम है जिसमें आप लंबे समय खड़े रहते हैं, तो ये होता है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सिटिंग, यदि आप विद्यार्थी हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर कम एज में नहीं होती है, यूजुअली ज्यादा एज में होती है, तो आप लंबे समय बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, तो भी ये होता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई ज्यादा देर बैठो नहीं, हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट चलो। प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था में ये होता है, क्योंकि जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, वो वेन्स के ऊपर प्रेस करती है। जब एज बढ़ने लगती है तो हमारी वेन्स कमजोर होती हैं, तब ये होता है। और ओबेसिटी, जब हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये होता है। इसके लक्षण क्या है? इसके जो लक्षण है वो ये है कि ये वेन्स बल्जिंग यानी ऐसे बड़ी दिखने लगती हैं, पैरों में थोड़ा सा दर्द होता है, सोरनेस होती है, वेन्स के आसपास खुजली होती है, और सबसे ज्यादा पैरों में स्वेलिंग होती है। यदि आप सुबह सो के उठते हैं और आपके पैरों में सूजन कम है, और शाम को सूजन बढ़ जाती है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये वीनस ईडिमा है, ये वेन्स के कारण होने का ईडिमा है। और ये आपको बताता है कि आपको यदि वेरिकोस वेन्स नहीं है तो जल्दी होने वाली है। यदि आपको सुबह ज्यादा सूजन रहती है तो उसके दूसरे कारण है। अब हम ये देखते हैं कि वेरिकोज वेन्स को यदि हमें टालना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमने पैर में स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, सिस्टर लोग प्लास्टिक की यानी स्टॉकिंग्स पहनती हैं जो लगभग पिंडलियों के ऊपर आती है, इलास्टिक स्टॉकिंग रहती हैं। तो जिन लोगों को बहुत समय खड़े रहना पड़ता है, यदि वो अपने काम पे इलास्टिक स्टॉकिंग्स पहन के जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सोते समय पैर को थोड़ा सा ऊपर रखें, अपने शरीर के बाकी हिस्सों से ऊपर रखें, तो उससे क्या होगा कि यहाँ ब्लड नहीं जमा होगा, ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, वेन्स पे प्रेशर नहीं आएगा। तीसरा है कि आप थोड़ा सा व्यायाम करें, पैदल चलें, दौड़ें, जॉगिंग करें। फिर नेक्स्ट इज अपना वजन मेंटेन करें। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे वजन बढ़ता है, पैरों के ऊपर लोड पड़ता है, वेरिकोज वेन्स होती हैं, घुटनों के ऊपर लोड पड़ता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। और चौथी एक और कारण है, पैर पलट यानी एक के ऊपर एक रख के बैठना। कुर्सी पे हम बैठे हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एक के ऊपर एक पैर रख के बैठते हैं। तो अब आप ये देखिए कि जो ऊपर वाला पैर है यहाँ पे, इसमें जो खून की नली ऊपर जा रही है वो ब्लॉक हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो यदि आपको ऐसे बैठने की आदत है तो अपन ने बार बार पैर की पोजीशन बदलते रहना चाहिए। हाई हील्स पहनती हैं लेडीज, उसके कारण वेरिकोज वेन्स होता है। और आगे अभी हम देखेंगे
अब इसके लिए वेरिकोस वेन्स नहीं हो, इसके लिए मैंने कुछ व्यायाम बताए हैं। ये व्यायाम हमने करने चाहिए, जैसे एंकल को स्ट्रेंथ करना चाहिए, दोनों पैर, एक बॉल लेके दोनों पैरों के बीच में दबाएं, एंकल को ऊपर नीचे करें, पंजों को नीचे करें, ऊपर करें, ऐसे बहुत सारे व्यायाम हैं। आप YouTube पे ये सारे व्यायाम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ये व्यायाम को रेगुलर करें। और इसके लिए कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, जैसे लेजर एनर्जी से हम वेरिकोस वेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं। हम वेरिकोस वेन्स को बांध के हम उनको निकाल सकते हैं। पर आजकल जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। इसके अंदर आपकी वेन्स के अंदर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब डाला जाता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से वेन्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। दिस इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट, पर अनफॉर्चुनेटली ये काफी कॉस्टली है। फिर उससे पहले का ट्रीटमेंट, उसके बाद एक ट्रीटमेंट है केमिकल स्क्लेरोथेरेपी। पहले ये बहुत होता था और इसके अंदर वेन्स के अंदर एक केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं और ये जो केमिकल्स हैं वेन्स के अंदर सूजन पैदा करते हैं और वेन्स आपस में चिपक जाती हैं। तो ये स्क्लेरोथेरेपी है। और उसके बाद मुझे मालूम है आप में से किसी को भी ये चारों ट्रीटमेंट इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई दूसरा दवाई का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो वो भी है। और उसके लिए एक मैंने, जो हमारे ग्रुप में है छोटी छोटी हेल्दी बातों में, उसमें मैंने विटामिन K2 के बारे में एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मेंशन किया था जो लोग रेगुलर विटामिन K2 का सप्लीमेंट लेते हैं उन लोगों को वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और दूसरे एक दवाई है कैल्शियम डोबिसिलेट। कैल्शियम डोबिसिलेट, मेरा इस दवाई का बहुत अच्छा अनुभव है। मैं करीब पिछले 15-20 सालों से ये दवाइयों का यूज कर रहा हूँ। और एक हमारे परम मित्र, उनकी उम्र करीब 75 साल की है, उनको पैरों में वेरिकोज वेन्स हो गई थी। उनको डॉक्टर ने रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट के बोला। मैंने कहा भैया मेरे से सीनियर हैं, आप उस चक्कर में नहीं पड़िए, अपन ये कैल्शियम डोबिसिलेट की कैप्सूल लेंगे। उनको इतना ज्यादा फायदा हुआ कि 1 साल के बाद जब वो डॉक्टर के पास वापस गए किसी दूसरे कारण से, तो डॉक्टर बोलता है शायद आपको वेरिकोज वेन्स थी, मैंने आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट के लिए बारे में बोला था। तो उन्होंने बताया, हाँ बोला, बताया जरूर था, पर हमारे छोटे भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने ये दवाई बताई। सो जो लोग पर इसका असर थोड़ा सा टाइम से आता है। ये कैल्शियम डोबिसिलेट मार्केट में आराम से मिलती है, इसको आप रोज एक सुबह लें। इसके ब्रांड नेम नहीं है, ये उसका केमिकल है। ब्रांड नेम मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा। और फिर भी यदि आप ये दवाई लेते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने जो फिजिशियन है, आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनको कंसल्ट करके ही ले, क्योंकि बाई चांस कुछ साइड इफेक्ट हो गए तो छोटी छोटी हेल्दी बातों ने बदनाम नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल आया था स्लीप, अनिद्रा के ऊपर, इंसोम्निया के ऊपर, कि भाई मुझे ठीक से नींद नहीं आती है, मैं क्या करूं। बहुत अच्छा सवाल है। ये भी लगभग सबकी प्रॉब्लम है, और स्पेशली जब उम्र ज्यादा होती है। और लेडीज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि उनको घर की सारी टेंशन उन्हीं लोगों को होती है, बहुत ज्यादा होती है। और वो जरा जरा सी बात का टेंशन लेते हैं। बहू की टेंशन है, बेटे की टेंशन है, बेटी की टेंशन है, घर में खर्चे की टेंशन है, हर प्रकार की टेंशन लेडीज लेती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई अच्छी नींद के फायदे क्या हैं। अच्छी नींद के फायदे ये हैं कि सबसे पहले हमारे मजबूत होते हैं, एनर्जी आती है, हम फिजिकली फिट होते हैं, हम रिजुवनेट हो जाते हैं। जो हमने दिन भर में पढ़ा है, जो हमने दिन भर में से सीखा है, वो हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। आपको आश्चर्य होगा कि सीखा हमने दिन में है, पर रात को जब हम सोते हैं तो वो हमारे ब्रेन की हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। हमारी रात को नींद अच्छी होती है, हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। बहुत जरूरी चीज है रोग प्रतिकारक शक्ति। प्रॉपर नींद, 7 घंटे की नींद रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। यदि नींद की कमी होती है तो रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होने लगती है। और आपकी एक दिन भी यदि नींद कम हो गई, आप एक दिन सिर्फ 4 घंटे सोए हैं, तो अगले दिन आप ध्यान रखिए आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी
कि यदि वायरल फीवर का सीजन चल रहा है तो आपको वायरल फीवर होने की शक्यता बढ़ जाएगी। एंड जब हम रात को सोते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनकी सफाई होती है। इट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्रेन। ये बहुत आवश्यक है हमें स्वस्थ रहने के लिए। अच्छा, नींद कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे मैंने बताया, सर्दियां होती हैं, पेट खराब होता है, जो हमने सीखा वो रात को रिकॉर्ड नहीं होता तो हमको नई चीजें सीखने में तकलीफ होती है। विद्यार्थी लोगों को मैं खास बोलना चाहूंगा कि वो सिर्फ 6 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं। दैट इज रॉन्ग। हमारे दोनों बच्चों को कंपलसरी था जब वो पढ़ाई कर रहे थे कि भैया रात को 10 बजे के बाद आपको जागना नहीं है और 6 बजे के पहले उठना नहीं है। वो दोनों ने एमबीबीएस किया, ओपन कैटेगरी से किया, बिना किसी डोनेशन के किया। पर हम वी वर वेरी पर्टिकुलर उनके रूटीन के बारे में, और हम बहुत क्लियर थे कि उन्हें 10 से 6 सोना ही चाहिए। सिर दर्द होता है, नींद नहीं होती, माइग्रेन होता है, हम कुछ भी अनाप शनाप खाने लगते हैं, भूख बढ़ती है, वजन बढ़ता है, जो हमारी दृष्टि है वो कमजोर होने लगती है, सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है, मूड अच्छा नहीं रहता, हम जरा जरा सी बात पे चिढ़ने लगते हैं। यही चीज मैं एक दूसरे आपको उससे दिखा रहा हूं कि नींद ना आने से, अनिद्रा से क्या होता है। हार्ट अटैक के, हार्ट की बीमारियों के रिस्क बढ़ते हैं। यदि हम मशीन चला रहे हैं, नींद नहीं हुई है और मशीन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो अटैक यानी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाता है। जो हमारे हार्मोन्स में प्रॉब्लम आती है तो हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, ओबेसिटी होती है, डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसा मैंने बताया था, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। और ब्रेन में तो बहुत ही सारी चीजें होती हैं, जैसे इरिटेबिलिटी, हमारा बर्ताव अच्छा नहीं रहता, याददाश्त अच्छी नहीं रहती, मशीनरी या कार चलाते समय जजमेंट अच्छा नहीं रहता। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो अब हम क्या करें जिससे कि हमें नींद अच्छी आए? तो ये बहुत जरूरी है कि हमें एक रूटीन बनाना चाहिए। जैसे सुबह उठते से ही हम ब्रश करते हैं, हमारा खाने का टाइम लगभग फिक्स रहता है ज्यादातर लोगों का, तो वैसे ही हमारा सोने का टाइम भी फिक्स रहना चाहिए। आप डिसाइड कर ले कि आज मैं 9 बजे सोऊंगा, 10 बजे सोऊंगा, तो आपने 9 या 10 बजे तक सोना चाहिए। और कृपया ध्यान रखें, जो 11 बजे के बाद सोते हैं तो रात को हमारे शरीर में जो रिपेयर होता है वो रिपेयर ठीक से नहीं हो पाता, रिपेयर बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट 10 बजे के बाद जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में रिपेयर बहुत जल्दी शुरू होता है। आजकल अनिद्रा का एक कारण है ये मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड। हम इलेक्ट्रॉनिक से जितनी दूर रखें, हमने बेडरूम में टीवी रखा हुआ है, मैं बोलता हूँ, बट हम टीवी चलाते नहीं। क्यों? क्योंकि टीवी चला ली तो फिर सोने की इच्छा नहीं होती। वो सीरियल कंप्लीट कर लो, चलो दूसरा एपिसोड भी देख लो, तीसरा एपिसोड भी देख लो। तो इसलिए हमने ये एक आवश्यकता करनी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को दूर रखें अपने पास से, और एक रूटीन बनाएं कि भाई मैं इतने बजे खाना खाऊंगा, इतना कदम चलूंगा, फिर मैं कुछ व्यायाम करना है तो करूंगा। बट इट इज नॉट रिकमेंडेड कि सोने के पहले व्यायाम करें, एकदम पहले, क्योंकि उससे फिर नींद में प्रॉब्लम आती है। और फिर आपकी बेड, आपका ब्लैंकेट, आपके एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं, वो सब की कितना टेम्परेचर है, कैसी हवा है, वो सब प्रॉपर होना चाहिए। अभी एक बहुत अच्छी स्लाइड है कि किन किन चीजों से हमें प्रॉब्लम आती है। कॉफी एंड टी, स्पेशली कॉफी। आप ध्यान रखिए, आप 12 बजे के बाद कॉफी पीते हैं तो आपकी रात की स्लीप को भी फर्क पड़ता है, अफेक्ट करती है। कॉफी का असर कम से कम 8 से 10 घंटे तक रहता है। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप 12 बजे के बाद कॉफी ना लें। चाय का इतना असर नहीं होता, कॉफी में जो कैफीन है। और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, अरे मेरा क्या है, मैं तो 1 कप 2 कप कॉफी पी के भी आराम से सो लेता हूँ। आप सो लेते हैं, उसमें कोई शंका नहीं, पर आपको जितनी रिफ्रेश करने वाली, जितनी रिजुविनेट करने वाली, आपको जितनी फ्रेश करने वाली स्लीप है वो नहीं हो पाती है।
दारू से सिगरेट से दूर रखें। कुछ लोग बोलते हैं अरे सर दारू पी ली तो बहुत अच्छी नींद आती है, अल्कोहल लेने से बहुत अच्छी नींद आती है, मैं 2 पैग ले लेता हूँ। बिल्कुल गलत है। आपकी जो नींद है वो आ जाती है, पर उसकी क्वालिटी खराब है। नींद के जो आपको फायदे होने चाहिए वो नहीं होते। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमको फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण रात को गैस, इनडाइजेशन, और उसके कारण ठीक से नींद नहीं हो पाती। मैंने बताया था कि टीवी नहीं देखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, आईपैड नहीं करनी चाहिए, और हार्ड ट्रेनिंग जैसे कि हैवी वेट्स या कूदी फांदी के व्यायाम नहीं करने चाहिए। क्या करना चाहिए? शतपावली करें, खाना खाने के बाद 100, 200, 500 कदम चलें, जो रूम का टेम्परेचर है जो आपको सूट होता है वो रखें, कुछ अभ्यास करें हल्का फुल्का, रूम को अच्छी तरह हवा आने दें। यदि एसी नहीं लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं तो फिर ठीक है, टेम्परेचर जो आपको पसंद है, ये 16 से 19 लिखा है, आप 20 से 25 भी रखते हैं, 25 से 26 भी रख सकते हैं। अपना एक रूटीन बनाएं और सोने के पहले ध्यान करें, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। अब हम ये देखते हैं कि सब लोगों की, वैसे जिन जिन लेडीज ने जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा था, उनकी ये अपेक्षा होगी कि जरूर मैं कोई ना कोई दवाई बताऊंगा, पर मैं सोने के लिए कभी किसी भी पेशेंट को दवाई नहीं बताना चाहता, क्योंकि दवाइयों से बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए दवाइयों की क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ये बेंजोडायपिन्स यानी जो काम्पोज टैबलेट आती थी और जो पुराने जमाने में ले रहे थे पहले काम्पोज, आजकल तो कोई डॉक्टर इसे लिखता नहीं है, वो लोग आज भी काम्पोज कैसे भी कहीं से भी लेके आते हैं, क्योंकि उनको शारीरिक और मानसिक डिपेंडेंस हो गई है, उसके बिना काम नहीं चलता। दूसरी पॉइंट है ड्रग टॉलरेंस, यानी अभी आप 5 मिलीग्राम ले रहे हैं, कुछ समय के बाद 6, 7, 2.5 टैबलेट लेंगे, 7.5 मिलीग्राम, कुछ समय के बाद 2 टैबलेट 10 मिलीग्राम लेंगे, और उसके बाद भी आपको नींद नहीं आएगी। रिबाउंड इंसोम्निया, इसका मतलब है कि आज आप अभी टैबलेट ले रहे हैं, सुबह अगले दिन यदि आपने टैबलेट नहीं तो आपको नींद नहीं आएंगी। और फिर टैबलेट से क्या होगा, सिर में दर्द होगा, उल्टी जैसा लगेगा, श्वास लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों में स्लीप रिलेटेड खराब बिहेवियर हो सकते हैं, जैसे कि वो नींद में चलने लगते हैं, नींद में खाना खाने लगते हैं, उठते हैं, फ्रिज किचन में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं और खाने लगते हैं। एंड दूसरे, डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से दवाइयां लेनी नहीं चाहिए। पर कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं जिनको हम ले सकते हैं नींद के लिए, और वो जो नेचुरल रेमेडीज हैं उसमें अश्वगंधा, बहुत सारे ट्रायल्स हुए कि अश्वगंधा हमें रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती है, स्लीप नहीं लाती, रिलैक्सेशन करके हमें नींद लाती है। ठीक है, उसके बाद जो आयुर्वेदिक कुछ दवाइयां हैं, असेंशियल ऑयल्स हैं, यानी असेंशियल ऑयल्स यानी लेवेंडर ऑयल, ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं जो जिनको अपन गर्म करते हैं, उनकी स्मेल निकलती है और उसके कारण हमें नींद आती है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, फेंग शुई, ये वास्तुशास्त्र जैसे है। और छोटी छोटी बातों में, कुछ दिन पहले ही वास्तुशास्त्र डिस्कस हुआ था कि उसके अंदर बताया जाता है कि आपने किस पोजीशन में सोना चाहिए। फिर एक है हिप्नोथेरेपी, बहुत अच्छी चीज है, मैंने बताया था लेवेंडर ऑयल। मैग्नीशियम वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये मैग्नीशियम का मैंने यहाँ एक विजुअल दिया हुआ है। मैग्नीशियम के बहुत सारे फायदे होते हैं, डायबिटीज में शुगर मेंटेन करती है, ब्लड प्रेशर में हेल्प करती है, एनर्जी बढ़ाती है, हमको नर्वसनेस कम करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, बोन डेंसिटी और कैल्शियम बैलेंस बढ़ाती है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, और नींद बहुत अच्छी करती है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से छोटी छोटी बातें वॉल्यूम 1 सीरीज 1 में हमने बात की थी कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, गैसेस की प्रॉब्लम होती है, उनको इससे फायदा होता है। और इसी प्रकार एक दूसरी चीज है जिंक, ये दूसरा मिनरल है जिससे जो हमें नींद लाने में मदद करता है।
फिर विटामिन डी, बहुत फायदेमंद चीज है, अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एंड फाइनली योगा। योगा से रिलैक्सेशन बढ़ती है और हमें नींद में मदद आती है। तो जिनको भी नींद की प्रॉब्लम है, मैं उनको यही बोलूंगा कि रेगुलर रूटीन शुरू करें, समय पे सोएं, समय पे उठें, दिन में एकदम कम आधा घंटे से ज्यादा या पौन घंटे से ज्यादा ना सोएं, और ये जो मैंने नेचुरल तरीके बताए हैं इस ये करें, और दवाइयों के चक्कर में ना पड़े। मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताना चाहता हूं कि रात को यदि आपको बेड पे जाते हैं और बहुत देर तक करवट बदलते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो इसका मतलब आप चिंता से ग्रस्त हैं, आपको कोई इमीडिएट चिंता है। पर आप रात को 2 बजे सो के उठते हैं, यूरिन के लिए उठते हैं, और फिर आधा घंटा 1 घंटा नींद नहीं आती, फिर सुबह सुबह नींद आती है, तो इसका मतलब आप डिप्रेशन से ग्रसित है, अस्वाद जिसे बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, आप उससे चिंतित हैं और उसके कारण आप डिप्रेशन में गए हैं। जिसको चिंता होती है उसको पास्ट की चिंता नहीं होती, उसको भविष्य की चिंता होती है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं, आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है, नींद लगने की प्रॉब्लम है और जाग गए तो वापस नहीं लगती, वो प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से फिर आपको मदद लेनी चाहिए आपके डॉक्टर से। पर मैं कोशिश ये चाहूंगा, कोशिश यही करें कि आप डॉक्टर को बोले दवाई ना दें, और लाइफस्टाइल में, जिंदगी जीने में हमें क्या बदल करनी है वो बताएं। एक सवाल आया है सियाटिका के ऊपर, बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पर जो मेरा बेटा है वो पेन स्पेशलिस्ट है, सियाटिका स्पेशलिस्ट है, उसने इसके लिए स्पेशल मुंबई में ट्रेनिंग ली थी, तो वो आज बाहर गया हुआ है। तो अगली बार अपन जब भी टाइम मिलेगा या जब लोगों को इंटरेस्ट होगा, सियाटिका के ऊपर एक वेबिनार करेंगे, जिससे हम अलग बता सके, पूरा डिटेल बता सके। सियाटिका क्या है? सियाटिका एक सायटिक नर्व है, यहाँ गलती से आ गया सियाटिका, हाँ, सियाटिका इज ए नर्व पेन। एक सायटिक नर्व होती है जो लगभग हमारी उंगली के बराबर मोटी होती है, और उसके अंदर सूजन आने से या इरिटेशन होने से हमको ये सियाटिका का पेन होता है। एंड यदि ये एक्सीडेंट के बाद होता है तो इसका बेसिक मतलब है कि हमारी डिस्क में प्रॉब्लम आई। अब डिस्क क्या चीज है, अब मैं ये इसमें दिखाता हूँ। देखिए कि ये सियाटिका का पेन है जो पूरे पैर में जाता है, किसी को आगे होता है, किसी को पैर में पीछे जाता है, किसी को पूरा नीचे तक जाता है, किसी को यहाँ तक रहता है। वो इस चीज पे निर्भर है कि दो मनकों के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में, रीढ़ की हड्डी के जो एक एक यूनिट हैं, कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। ये देखिए हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच के वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रा है, और वो एक के ऊपर एक बैठते हैं, और उसके अंदर से जब नर्व निकलती है और वो प्रेस होती है तो दर्द होता है। तो इसमें क्या लक्षण हो सकते हैं? जैसे दर्द होता है, नर्व खराब होती है, हमें सुन्नपना होता है, हम पैर को छूते हैं पता नहीं लगता, चलते समय ऐसा लगता है कि हम एक गद्दे पे चल रहे हैं। तो इस तरह के सिम्टम होते हैं, और इसका जो दर्द होता है यूजुअली शार्प पेन होता है, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट लगता है उस तरह का दर्द होता है। और इसके कारण क्या है वो हमने यहाँ देखे हैं कि डिस्क जो है, मन का जो है, वो मनके के बीच में जो ये है डिस्क, दिस इज ए डिस्क। ये जो डिस्क है, ये देखिए, ये गोल गोल गोल, ये जो डिस्क है, ये डिस्क खराब हो जाती है, इसके अंदर का पानी कम हो जाता है, ये डिस्क कंप्रेस हो जाती है, ये दोनों मन के पास आते हैं, इनके बीच में से जो नर्व निकल रही है वो प्रेस होने लगती है। ये ओबेसिटी, मोटापे में ज्यादा होता है, डायबिटीज में होता है। कारण क्या है? जैसे कि ये, यहाँ मैं बताना चाहूंगा, किडनी स्टोन का दर्द मैंने इसलिए दर्शाया है कि कभी कभी किडनी स्टोन का दर्द भी सियाटिका जैसे प्रेजेंट कर सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी कमर दर्द कमर में हो रहा है और पैर में जा रहा है, सारे दर्द सियाटिका नहीं है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। यदि हम कोई वजन, हैवी वेट उठाते हैं और सही तरीके से नहीं उठाते, तो हमारी नर्व, स्पाइन में डैमेज हो सकता है,
यदि हम गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है तो स्पाइन में डैमेज होता है। यदि हमारे सीट पे बैठने का तरीका सही नहीं है तो उससे ये स्पाइन के वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा को डैमेज होता है। हम बार बार झुक के, आजकल तो आप ये देखिए कि सारे बच्चे मोबाइल में, बच्चे क्या बड़े भी मोबाइल में बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उसके कारण गर्दन में प्रॉब्लम होती है। और डीजनरेटिव, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और घिसन के कारण स्पाइन में डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। मैं ये 4 चीजें बताना चाहूंगा, बहुत आवश्यक है, ये आप जरूर अच्छी तरह से समझ ले। सायाटिका इज नॉट ए डायग्नोसिस। सायाटिका एक बीमारी नहीं है, इट इज ए लक्षण है। ये लक्षण का क्या कारण है वो हमें उसको डायग्नोज करना है, और एक बार उसका डायग्नोज होगा तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, टेम्परेरी रिलीफ के लिए पेन किलर दिए जाते हैं, कुछ नर्व पेन किलर भी होते हैं वो दिए जाते हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे सियाटिका हो गया। हमें ये देखना पड़ता है, पेशेंट को नाराजगी होती है जब कोई बोलता है कि भाई सियाटिका, उसको बोलो भाई आप एक्सरे करा लो, सीटी करा लो, एमआरआई करा लो। सर जरूरत क्या है, मैं बता रहा हूं ना कि साइटिका है, मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बताया ना साइटिका। अरे भैया साइटिका है, पर साइटिका का कारण क्या है, हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, तुम कितने ठीक हो पाओगे, वो सब हमें इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। दूसरे, ये किसी भी उम्र में हो सकती है, बट यूजुअली 40 से 40वें या 50वें साल के अगले आज उस उम्र में ज्यादा कॉमन है। तीसरी चीज ये बहुत आवश्यक है, जैसा मैंने बताया कि हमें एमआरआई करना या सीटी स्कैन करने से बहुत फायदा होता है, पर ये ध्यान रखें कि एमआरआई में यदि प्रॉब्लम है तो इट इज नॉट ऑलवेज सियाटिका। बहुत सारे लोगों को किसी और कारण से वो एमआरआई कराते हैं, उसके अंदर नर्व कंप्रेशन या उसके अंदर डिस्क बल्ज दिखता है, पर उनको सियाटिका के कोई भी लक्षण नहीं होते। और बहुत सारे लोगों को जिनको कंफर्म सियाटिका है उनको कोई जरूरी नहीं है कि एमआरआई में मिलेगा, बट इट इज वेरी हेल्पफुल। चौथी चीज सबसे आवश्यक जो आप सब लोग सुनना चाहते हैं कि सयाटिका को सर्जरी इज नॉट दी ओनली ट्रीटमेंट। सयाटिका के लिए सर्जरी हमेशा आवश्यक नहीं होती है, बहुत ही कम केसेस में सर्जरी की आवश्यकता होती है। और यदि हम अपना बैठने का तरीका, चलने का तरीका, हम योगासन या फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी रेगुलर करने को तैयार हैं तो हम सियाटिका से बच सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि 3 इन्वेस्टिगेशन है, एक है एक्सरे, दूसरा है सीटी स्कैन, और तीसरा है एमआरआई। एक्सरे से हमको बस यही पता लगता है कि ये जो स्पेस है, ये एक वर्टिब्रा, ये दूसरा वर्टिब्रा, इसके बीच की जो स्पेस है वो कम हो गई तो हमको शंका है कि भैया ये डिस्क प्रोलैप्स हो गया है। जब हम इस सीटी स्कैन करते हैं तो देखिए उससे कितना क्लियर पता लगता है। यहाँ क्या आप देखिए, ये डिस्क अंदर नहीं जा रही, ये जो डिस्क है यहीं तक है, और ये जो डिस्क है ये फूल गई है, ये पीछे चली गई है, अब ये नर्व को कंप्रेस कर रही है। दिस इज अ हर्निएटेड डिस्क एट L4 लेवल। और ये एमआरआई है, देखिए एमआरआई में और भी उससे ज्यादा क्लियर दिखता है कि देखिए ये डिस्क रप्चर हो गई है और ये कैसे इतनी ज्यादा अंदर चली गई है और कितना ज्यादा नर्व को प्रेस कर रही है। तो यदि आपको सियाटिका है तो एमआरआई बहुत आवश्यक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, ट्रीटमेंट के पहले भाई सबसे आवश्यक चीज ये है कि हमने इसको कैसे टाल सकते हैं, और जो मैंने बताया कि शुरू में फिजिकल थेरेपी करना है तो वो क्या है। तो इसके लिए आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को मिलें या बहुत ही अनुभवी योगा इंस्ट्रक्टर को मिलें जिसको मालूम है कि कौन से व्यायाम करने हैं और कौन से व्यायाम नहीं करने हैं। या मैंने कुछ व्यायाम दिए हुए हैं, आप YouTube पे देख सकते हैं, उसमें व्यायाम का नाम और कैसे करना चाहिए वो आपको सब बताया हुआ है। ये भी मैंने यहाँ वही चीज, वो थोड़े से बहुत ज्यादा व्यायाम थे, यहाँ मैंने उसमें कुछ कम व्यायाम बताए हैं, जैसे कि पैर को ऊपर उठाना दीवार के अगेंस्ट, दो एक बॉल को
दो नी जॉइंट के बीच में प्रेस करना, तो ये सब व्यायाम है। यदि अपना पूरा सेमिनार होगा तो हम इसका डेमो भी दे सकते हैं और समझा सकते हैं। अब इसका बाकी क्या मैनेजमेंट है इसके अंदर, शुरू में चाहे कोई भी कारण हो, शुरू में हम सूजन कम करने वाली दवाई देते हैं, पेन किलर हैं हम वो देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट पेन किलर यानी डिप्रेशन ठीक करने के लिए नहीं, कुछ दवाइयां हैं लॉक्सेटिन जैसे, जो कि दर्द कम करने में मदद करती हैं, मूड भी ठीक करती हैं। एंटी सीजर ऐसी कुछ मेडिकेशंस हैं जो हम फिट्स में देते हैं, पर वो भी दर्द कम करती हैं। फिर दूसरा मैंने बताया फिजियोथेरेपी, व्यायाम, योगा। तीसरा है एपिड्यूरल इंजेक्शन। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को यदि दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से फायदा नहीं मिलता, समझ लीजिए फर्स्ट इज मेडिकेशन देन फिजियोथेरेपी, और उससे भी फायदा नहीं होता, तो फिर हम एपिड्यूरल इंजेक्शन देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लंबर पंक्चर, एनेस्थीसिया देते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, उसी तरह से एपिड्यूरल इंजेक्शंस होते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इमीडिएट आपको तुरंत आराम मिलता है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको ओटी के अंदर ले जाके एपिड्यूरल इंजेक्शन देते हैं और आप 2 घंटे में घर जा सकते हैं। आपको 2 घंटे के अंदर पता लग जाता है कि मेरा दर्द कम हो गया, पैर में अच्छी तरह से हिला सकता हूँ, और आप घूमने फिरने लगते हैं और आप 2 घंटे के अंदर घर जा सकते हैं। और उसके बाद है सर्जरी। यदि किसी भी चीज से आराम नहीं हुआ, बहुत तकलीफ है, तब उस कंडीशन में हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। जो चौथा सवाल आया था वो ये आया था कि भाई एक वीडियो उन्होंने भेजा था हमारे मित्र ने व्हाट्सएप के ऊपर कि सडन डेथ, जो लोग अच्छी तरह से व्यायाम करते हैं, जो लोग एकदम फिट हैं, जो लोग मैराथन रनर्स हैं, जो लोग शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, उन लोगों में भी कभी कभी सडन डेथ होती है। देखिए जी, सडन डेथ तो सब में होती है। इसका जो इंसिडेंस है 30,000 लोगों में एक को होती है, या 40,000 लोगों में एक को सडन डेथ होती है, वो भी एथलीट्स में। पर प्रॉब्लम ऐसी है कि यदि नॉर्मल व्यक्ति को सडन डेथ हो गई तो पेपर में नहीं आता, व्हाट्सएप में नहीं आता, न्यूज में नहीं आता। पर आप एक फेमस पर्सनैलिटी हैं तो आपको हार्ट अटैक भी हुआ तो सब तरफ न्यूज में आ जाता है। तो यदि किसी फेमस व्यक्ति की सडन डेथ हुई तो वो यही होता है कि अरे वो तो एथलीट है इसलिए उसको क्यों अटैक आया। ऐसा नहीं है सर। सडन डेथ के बहुत सारे कारण हैं, और एथलीट है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ सडन डेथ इन एथलीट्स, उसके ऊपर से रिसर्च करके निकाला है कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की बनावट में प्रॉब्लम होती है, जो हमारे खून की नली हार्ट को सप्लाई करती है उसके अंदर कुछ बनावट में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को, क्योंकि आजकल हमारा खान पान बहुत ही खराब है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो कम एज में ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज होता है। और कुछ लोगों को पैदा होते से ही वेल्वुलर प्रॉब्लम्स होती हैं और शुरू में वो पकड़ नहीं आती। आप रूटीन ईसीजी के लिए भी जाते हैं तो उसमें पकड़ नहीं आती, क्योंकि रूटीन इको हम रोज कभी कराते नहीं है कि भाई आप मेरा इको कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आती। अब कई लोगों को हार्ट का आप सब करेंगे, उसकी बनावट नॉर्मल है पर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होती है उसके कारण सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मिक्स सोडियम चैनल डिजीज, हमारे शरीर के अंदर जो नर्व का कंडक्शन है जो इलेक्ट्रिक हो जाता है, उसके लिए कैल्शियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा कॉमन है, और उसके अंदर यदि कोई गड़बड़ हुई तो कभी भी सडन डेथ हो सकती है। फिर जब एथलीट्स खूब व्यायाम करते हैं तो उनके शरीर में उनकी मसल्स के कारण कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स बन सकते हैं जो हार्ट के करंट से इंटरैक्ट करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और एनवायरनमेंट में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कभी, तो उसके कारण हो सकता है। एंड देन अदर कॉजेज आर स्टिम्युलेंट यूज,
जो लोग एथलीट होते हैं ना, वो लोग बहुत सारे स्टिमुलेंट्स का यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, भागने दौड़ने में अपनी समय कम करने के लिए, ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेलने के लिए, ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली फुटबॉल खेलने के लिए। और उसी प्रकार स्टिमुलेंट के साथ ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, जिनके वो इंजेक्शन लेते हैं, गोलियां खाते हैं, ड्रग एब्यूज करते हैं, जिसके कारण होती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक हार्ट का स्ट्रक्चर बनावट दिखाया है। या तो बनावट में प्रॉब्लम हो सकती है, और नीचे वाले डायग्राम में ये जो हरा कलर है, ये हार्ट का इलेक्ट्रिक का सर्किट है, इसके अंदर प्रॉब्लम होती है तो वो रुक जाता है। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इसमें अंतर है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि हमारे हार्ट के अंदर एक पेस मेकर होता है, जो कि एक फिक्स स्पीड से 30 यानी 60 से 100 के बीच में नॉर्मल व्यक्ति में हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराता है, वो करंट जनरेट करता है। पर कुछ लोगों में किसी कारणों से वो गड़बड़ हो जाता है, और वो यदि ऐसी गड़बड़ होती है कि वो ठीक से इलेक्ट्रिक करंट नहीं भेज पाता, तो वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अब हार्ट अटैक में दूसरा है, उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती, इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रॉब्लम नहीं आती। उसमें जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है मसल्स में। जो मसल्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है तो मसल डेथ हो जाती है, और जब मसल डेथ होती है तो हार्ट ठीक से पंप नहीं कर सकता। एंड यदि ये देखिए, इसमें यहाँ ये मसल डेथ हुई है और यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो हार्ट अटैक कैन कॉज सडन कार्डियक अरेस्ट, बट ये ध्यान रखिए कि कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक दोनों में अंतर है। आई होप कि जो आज के 4 क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए होंगे। अब मैं कुछ दूसरी चीज, बहुत सारा मैंने तैयार किया था, पर मैं आपको कुछ, एक अभी नींद के बारे में बात हुई तो ये स्लाइड दिखाना चाहूंगा कि नींद से क्या प्रॉब्लम आती है। तो आप ये देखिए कि नींद कम हुई तो आपको कितनी वजन आपके बढ़ने की संभावना है। क्योंकि अक्सर पे आके पेशेंट बोलते हैं, सर मैं तो भरपूर सोता हूं, नहीं मैं तो भरपूर खाने पे कंट्रोल कर रहा हूं, पर मेरा वजन नहीं कम हो रहा। अरे भैया, आप सोते कितनी देर है? अब जो खासकर दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोग हैं, वो मुश्किल से 5 घंटे सो पाते हैं, 6 घंटे सो पाते हैं। आपने सोना कितना चाहिए? 7 से 9 घंटे। तो देखिए, जो सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, उनका वजन 1.3 टाइम्स 32 यानी 100 किलो के हैं तो 130 किलो के हो जाएंगे। जो 6 घंटे सोते हैं, उनका करीब करीब 12% वजन बढ़ जाता है कुछ महीनों में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर स्लीप ले। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैं कुछ नेट पे सर्च कर रहा था, तो इंस्टाग्राम पे आया, अमेरिका का एक व्यक्ति डायबिटीज स्पेशलिस्ट बता रहा था कि भाई आंवला खाइए, आंवला खाने से हमारे को डायबिटीज में बहुत फायदा होता है, हमारे खून की नलियों में बहुत फायदा होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो मैंने उसके ऊपर सर्च किया तो देखा कि मुझे कुछ रिसर्च आर्टिकल मिले। ये वाला जो रिसर्च आर्टिकल है, ये इंडिया में किया गया है, और ये वाला जो रिसर्च आर्टिकल है, ये मस्कट ओमान में किया गया है। और दोनों आर्टिकल्स में पूरा मैंने पढ़ा, उसके अंदर बाकायदा बताए गए थे कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट यानी काफी ज्यादा फायदे होते हैं, जो करीब करीब 500 मिलीग्राम आंवले का एक्सट्रैक्ट रोज सुबह शाम खाते हैं। आप आंवला एक्सट्रैक्ट भूल जाइए, आप आंवले को सुखा लीजिए, फ्रेश आंवले खाइए रोज 2, या आंवले को सुखा लीजिए, उसका पाउडर बनाइए। आंवले का जूस, जूस में ये ध्यान रखिए कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए। आंवले की चाय भी आती है, अपने इंडिया में भी अवेलेबल है। जब वो आदमी चाय दिखा रहा था कि मैं आंवला टी पीता हूँ, आंवला टी पीता हूँ, तो मैंने इंडिया में सर्च किया तो अमेजोन के ऊपर बहुत सारी भारतीय चाय जो आंवले से बनी है वो अवेलेबल है।
ये देखिए और भी बहुत सारे फायदे हैं आंवले के। डाइजेशन में फर्क करता है, सबको मालूम है, ये चूरन में रहता है। बालों में फर्क करता है, डायबिटीज और बताया, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कैंसर कम करता है, जॉइंट पेन में मदद करता है, आंखों में मदद करता है। तो जस्ट मैं ये बताना चाहता था कि विदेशी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, और हम लोगों के यहाँ भरपूर आंवला होने के बाद भी हम आंवला रेगुलर खाने में कंजूसी कर रहे हैं। वो हमने वैसा नहीं करना चाहिए। अब ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करना चाहूंगा, 1.25 घंटा हो गया है, फिर भी मैं 5 मिनट और लूंगा रुकने के पहले, कि हम लोगों को सबको, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, क्या प्रॉब्लम है सर? एसिडिटी है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि एसिडिटी, उनको बोलता हूँ क्या है तो वो कुछ और ही बताएंगे, पर एसिडिटी, वो हर पेट की चीज को एसिडिटी लेते हैं। दूसरे, सर दवाइयां कम दीजिएगा, मुझे एसिडिटी होती है। अरे भैया, एसिडिटी क्या चीज है ये तो आपको समझता नहीं है, पर आपके दिमाग में बैठ गया है कि मुझे एसिडिटी हो गई। ये कैसे आपके दिमाग में बैठा, मैं एज ए डॉक्टर मैंने बैठाया, या कैसे आपके दिमाग में बैठा, वो समझ के बाहर है। पर एसिडिटी इतनी कॉमन नहीं है। और मैं आपको दो बहुत कॉमन चीजें बताऊंगा जो एसिडिटी प्रोड्यूस करती हैं, और हम सब लोग रोज लेते हैं। वो क्या है? एक है गेहूं, अनाज, स्पेशली गेहूं। गेहूं में जो ग्लूटेन होता है उसके कारण बहुत एसिडिटी होती है। वो कुछ ऐसे केमिकल बनाता है जिससे एसिड सिक्रीशन बढ़ती है। और दूसरे, डेयरी, दूध और दूध के पदार्थ, वो खाने से करीब करीब 40 से 50% लोगों की एसिडिटी बस गेहूं और दूध बंद करने से ही ठीक हो जाती है। पर क्या है कि हमने बचपन से खाया है, और जब हम पेशेंट को बोलते हैं, यदि वो पुरुष है तो उसकी वाइफ घर पे जाके उसे बोलती है, डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है, डॉक्टर बदल दो, तुम अनाज नहीं खाओगे तो तुम में ताकत कैसे रहेगी। अब उसको मैं समझाता हूँ, भैया पिछले 8 साल से मैंने अनाज नहीं खाया, और फिर भी मैं 74 kg का हूँ, स्वस्थ हूँ, दिन भर सुबह 4 बजे के करीब जाग जाता हूँ, रात को 10 बजे तक सोता हूँ। तो ये बहुत आपको आवश्यक है कि हम गेहूं और दूध के प्रोडक्ट से दूर रहें। चलिए कोई बात नहीं, आप लेते हैं तो आप जरा जरा सी बात पे, ओमेज तो घरगुती नाम बन गया। जिसको देखो ओमेज या ओमेज जैसे रेबेप्राजोल, उसकी गोली खाता रहता है। इससे होता क्या है, इससे कितना नुकसान होता है, आप ये देखिए। आपको इन्फेक्शन होने का डर है, आपको फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ब्रेन में डिमेंशिया, एल्जाइमर्स तरह की भूलने की बीमारी बढ़ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम होने की शक्यता है, कैंसर होने की शक्यता है। तो ऐसे बहुत सारे हमको प्रॉब्लम्स हैं जो ये एसिडिटी व कम करने वाली दवाइयों से होती है। अब ये सबसे आवश्यक चीज है कि क्यों होती है। तो एसिडिटी कम करने वाली दवाइयों से डिसबायोसिस होता है। डिसबायोसिस का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट में, आमाशय में एसिड है, और वो उसका पीएच होता है 1 से 1.5 के करीब। और जब हम एसिडिटी कम करने वाली दवाई रेगुलर लेते हैं तो उसका पीएच बढ़ जाता है 6, 7 या 7 से भी ज्यादा। तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया, जो वायरस घुस रहे हैं, सबसे पहले वो हमारे स्टमक में घुसते हैं, पेट में घुसते हैं, यानी आमाशय में, और वहां की एसिडिटी उनको मार देती। जब आप एसिड ब्लॉकर ड्रग ले रहे हैं तो वो मरते नहीं, वो आगे अतड़ियों में चले जाते हैं, अतड़ियों से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ब्लड से हमारे पूरे शरीर में घूमते हैं। और उसके कारण आप जो मर्जी बीमारी बोलिए, हर बीमारी में डिसबायोसिस यानी गलत प्रकार के जंतुओं की ग्रोथ हमारे इंटेस्टाइन में आवश्यक है। इसलिए ये मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एसिडिटी कम करने की दवाई कम से कम ले। अरबों रुपए की एसिडिटी कम करने की दवाई भारत में या पूरे विश्व में बिकती है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो अभी 2 साल पहले कोविड हुआ था, तो कई हॉस्पिटल्स में जब कोविड के कारणों की रिसर्च की गई तो उसमें ये देखा गया करीब 60 से 70% लोग रेगुलर बेसिस पे एसिडिटी कम करने की दवाई ले रहे थे। अब वो एसिडिटी कम करने की दवाई ले रहे थे तो उसका कोविड से क्या संबंध है?
आपको मालूम है कि कोविड के बैक्टीरिया नाक के रास्ते अपने शरीर में घुसते हैं। नाक में जब घुसते हैं तो नाक के अंदर जो म्यूकस होता है, जो चिकट पदार्थ होता है, जो चिकना पदार्थ होता है, वो वायरस को जकड़ लेता है और वो फिर धीरे धीरे हमारे पेट में चले जाता है खाने की नली के द्वारा, और वहां एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, वो वायरस को मार देता है। अब जो एसिडिटी की दवाई, कम करने की दवाई ले रहे थे, उन लोगों के शरीर में ये वायरस कम नहीं हो पाता, और क्योंकि ये वायरस कम नहीं हो पाते, मरते नहीं, तो वो फिर ब्लड से पूरे शरीर में पूरे फैल जाते हैं। मेरे ख्याल से 50 मिनट हो गए हैं। जी। मैं यहाँ रुकता हूँ, जिससे कि किसी और की कोई शंका समाधान हो तो अपन उसको कर सकेंगे। तो आप बोलिए। बहुत सुंदर तरीके से जो समस्याएं, जो क्वेश्चन आए थे, सबके निदान जिन्होंने भी क्वेश्चन भेजे थे उनको मिला होगा। और जो ये जो समस्या अब काफी लोगों को है और सबको भी ये जानकर बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया है, एक एक प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिज्ञासा समाधान के लिए जिनको भी कुछ जिज्ञासा हो, आप हैंड राइज कर सकते हैं। आपको हैंड राइज ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। किसी चंद्र प्रभा मित्तल ने लिखा है कि अनएबल टू म्यूट, आप देखिए उनको अनम्यूट चंद्र करिए। प्रभा मित्तल, हैंड राइज ऑप्शन है, आप हैंड राइज, उन्होंने आपको ऑप्शन दिया गया। चंद्र प्रभा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, अभी कर सकते हैं। एक्चुअली वो एपिड्यूरल इंजेक्शन के बारे में पूछना था। हाँ जी, उसका का इफेक्ट कितने देर रहता, लाइक उसका फ्रीक्वेंसी क्या है अगर एक बार लिए तो? देखिए ऐसा है कि इसका मेरा बेटा ये करता है, तो इसलिए मुझे ये मालूम है, मुझे थोड़ा अनुभव है, मेरे पेशेंट से डिस्कशन होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये 15 दिन में या 20 दिन में खत्म, इसका असर खत्म हो जाएगा। कई लोगों को तो एक इंजेक्शन ही परमानेंट रिलीफ देता है, अर्ली स्टेज में है। तो दूसरे उसके अंदर ये है कि अपने को कुछ महीनों के बाद रिपीट करना पड़ सकता है, पर बार बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो रिकमेंड करते हैं हमारे हॉस्पिटल में वो ये है कि एपिड्यूरल इंजेक्शन लें, और उसके बाद आपको आराम हो जाएगा, आप व्यायाम कर सकेंगे। तो आप रेगुलर व्यायाम करें, अपनी कुर्सी को बदलें, आपके कार में जो सीट है उसको बदलें, आप ध्यान दें, आप आइसोलेट करें कि आपको किस कारण से बैक एक हुआ, किस कारण से ये हुआ। तो फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिकॉशन लेंगे, तो शायद हमें दूसरे उसके लिए भी जरूरत नहीं होगी। 3 हैंड रेज हुए हैं। मैं पहले संगीता जी झवर हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी है। संगीता जी। कृष्णा सर, सर मैं ये पूछना चाहिए, व्यायाम प्राणायाम करने के बावजूद भी वॉकिंग भी करना भी कंपलसरी है सर? जैसे हम लोग तो लेडीज तो बिना काम, घर का काम करने से फिरते ही है ना, तो वॉकिंग भी एक्स्ट्रा से करना चाहिए सर? प्राणायाम और व्यायाम से सेटिस्फाइड मैडम, नहीं है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, व्यायाम प्राणायाम जो है वो लंग्स का है, जो योगा है इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। योगा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए है, और योगा हम बहुत कम लोग हैं जो ऊपर छत में ओपन एयर में करते हैं और रिलैक्स होके करते हैं। मैंने देखा कि जब लोग योगा करते हैं तो वो इतने रिलैक्स नहीं रहते, पूरा उनका ध्यान, उनका कंसंट्रेशन योगा के ऊपर रहता है। और जब आप वॉक पे जाते हैं, अकेले जाते हैं तो बात दूसरी है, नहीं तो आप 2-3 लोग जाते हैं, मिस्टर के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो आप रिलैक्स भी होते हैं, आपके पैरों का व्यायाम होता है। तो देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि यदि आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वॉक भी करते हैं, तो इसके बाद भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, नहीं तो अपने वजन से दीवार के सहारे कोई भी, यानी तो जितने प्रकार की अपन अलग अलग ट्रेनिंग करेंगे उतना अच्छा है। ऐसा बोलते हैं कि हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट व्यायाम काफी है, तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि हफ्ते में आप 3 दिन या 4 दिन योगा करें, 2 दिन पैदल चलें, 1 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, और किसी चीज का जोर ना लें। तो जो भी है, हर एक चीज के अलग अलग फायदे हैं। थैंक यू। सुमन मालू, सुमन मालू, आप अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, आपका क्वेश्चन था शायद वेरिकोज वेन्स के बारे में। हाँ जी,
हाँ, मेरे क्या पाँव में बहुत दर्द रहता है। किस एरिया में दर्द होता है? पाँव में जैसे वेरिकोज वेन का तो मैंने डॉपलर कराया था तो उसमें आया था हाँ, वेरिकोज वेन का। अभी जैसे मेरे अपने नीचे तलवा होता है ना, उसके ऊपर का साइड, यानी कि जहाँ से अपने नाखून और उंगलियों का होता है ना, वहाँ अजीब सी ऐसे लगती चुभन सी हो रही है। ये तो देखिए जी, ऐसा है कि ये जो चुभन सी हो रही है, दिस इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अभी मुझे मालूम नहीं कि आपकी रिपोर्ट्स क्या हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपकी डायबिटीज है या नहीं है। तो ये सारी चीजें, विटामिन बी 12 की कमी से भी ये इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो वो अपने को देखना, विटामिन बी 12 की कमी से भी ये लक्षण हो सकते हैं, डायबिटीज के कारण भी हो सकते हैं। और यूजुअली पैरों में, तलवों में या एड़ी में दर्द रहता है तो सबसे कॉमन कारण है प्लांटर फेशियाइटिस। अनुज ने पूछा, प्लांटर फेशियाइटिस से ये ऐसा दर्द होता है। और इसके बारे में अभी तो मैं एकदम आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं बता भी दूंगा तो इन्हें आपको, इसके लिए व्यायाम इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। एंड प्लांटर फेशियाइटिस के लिए अपने को प्लांटर, अपने पंजों के व्यायाम करने चाहिए। यूट्यूब पे आपको ये व्यायाम मिल जाएंगे। आप 5-6 यूट्यूब वीडियो देखिए, उसमें जो सबसे सिंपल सिंपल व्यायाम है आप वो करिए। बेसिकली हमारे तलवे में नीचे जो मसल होती है उसको फेशिया होता है, उसको हम बोलते हैं प्लांटर फेशिया। उसमें सूजन होने के कारण हमको दर्द होता है। कई लोगों को हील, ये जो एड़ी है, एड़ी की हड्डी में छोटा सा कांटे जैसी वो इरप्शन आ जाती है, वो जब मसल को चुभती है तो दर्द होता है। तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट इज व्यायाम। जी। कोमल जी सिपानी सूरत से, कोमल सिपानी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलिए कमल जी, कोमल जी हाँ बोलिए। जी, जय जिनेन्द्र। मेरा जय ये जिनेन्द्र सवाल था, जी। जो अभी आपने एक इंजेक्शन बताया था, वो पूरे स्पाइन में कहीं भी प्रॉब्लम हो, जैसे नेक में और कोई भी वर्टिब्रा में, तो वो यूज आता है क्या? यदि देखिए ऐसा है कि उसके लिए एमआरआई करते हैं, क्या लक्षण है, कितने समय से है, उसके ऊपर होता है। और ये गर्दन में भी देते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है ज्यादातर गर्दन में होता है या नीचे की कमर में होता है, कमर नीचे के कमर में होता है, पीठ में बहुत कम होता है। तो ज्यादातर पर ये कहीं भी दे सकते हैं, यदि कंडीशन अप्रोप्रिएट है तो कहीं भी दे और सकते एक हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन और था कि जैसे हम कितने, मतलब हमारा कितना आए वो नंबर, तब हम डायबिटिक माने जाएं, मतलब चेक करवाएं तो, और कब से मतलब दवाई चालू करनी चाहिए, कितना नंबर आए तो देखिए डायबिटिक? जी, मैं तो ये बोलूंगा कि कितना भी नंबर आए दवाई चालू ही नहीं कीजिए। ठीक है, मैं खुद डायबिटीज एक्सपर्ट हूँ, पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों को बोलूं कि भैया देख, खान पान, मैंने आज बहुत सारी स्लाइड्स बनाई थी। डायबिटीज डायबिटीज में दवाइयों से कोई फायदा नहीं होता, उसके लिए भी चार्ट थे, बहुत सारी चीजें थी। बेसिकली आप एक बात बताइए कोमल जी, कि आपकी शुगर क्यों बढ़ती है? मैं तो, शुगर नहीं है मेरे तो। नहीं, पर किसी की भी शुगर क्यों बढ़ती है? किसी की भी शुगर खान इसलिए पान बढ़ती है, से और टेंशन से, मतलब ये सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ये तो। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। पर उस लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम में सबसे आवश्यक है खाना। खाने से शुगर क्यों सर बढ़ती है, आवाज नहीं आ रही बताइए। आपकी। आवाज नहीं आ रही? आ रही आ रही आ रही। क्लियर, बीच बीच में कट रही है आवाज। अच्छा, एक बात बताइए, एक गिलास है उसमें पानी रखा हुआ है, ये बॉटल में पानी है, पानी कहाँ से आया? हमने पानी भरा इसलिए पानी आया ना, हम पानी भरेंगे ही नहीं तो पानी आएगा क्या? तो यही शुगर की बात है, हम शुगर अपने शरीर में डालते हैं। अब लोग बोलेंगे सर मैं तो शुगर खाता ही नहीं, एक भी दाना शक्कर का नहीं खाता। पर आप ये देखिए कि यदि आप 100 ग्राम अनाज खाते हैं, गेहूं हो, ज्वारी हो, बाजरी हो, आप 75 ग्राम साकर खा रहे हैं। 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है जो कि शक्कर है। यदि आप चावल खा रहे हैं तो 85 से 90 ग्राम आप शुगर खा रहे हैं 100 ग्राम चावल पे। तो हम दिन भर जो भी कुछ खाते हैं उसमें थोड़ी ना थोड़ी शुगर तो जाता है। और आपको मालूम है क्या, 100 किलो के आदमी में कितनी शुगर होती है पूरे उसके ब्लड में? सिर्फ 5 ग्राम। और वो 5 ग्राम शुगर के लिए हम 200-300 ग्राम शुगर खाते हैं। अब ये जो दवाइयां हम ले रहे हैं हमारे शरीर से शुगर बाहर नहीं निकालती, ये दवाइयां हमारे शरीर से मसल्स में, यानी
शरीर के अलग अलग हिस्सों में शुगर को चर्बी में कन्वर्ट करके स्टोर करती हैं, इसलिए मोटापा बढ़ता है। खैर एनीवे, आपका सवाल ये नहीं है, आपका सवाल ये है कि डायग्नोज कैसे करें। तो खाली पेट 100 के नीचे रहने चाहिए, और खाने के बाद बोलते हैं कि 200 के नीचे रहे, पर मैं ये बोलता हूं कि 140 के नीचे रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 150 160 तक। और एक टेस्ट होता है HbA1c, जो 3 महीने में एक बार किया जाता है, वो बहुत कम रहना चाहिए, 6.1 के नीचे, 5.9 के नीचे रहना चाहिए। यदि वो बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब भले आज आपका फास्टिंग पोस्ट मील नॉर्मल है, पर बीच बीच में बढ़ता है। पर मैं आपको एक और टेस्ट बताऊंगा, HOMA-IR। हम शरीर में खाली पेट इंसुलिन की मात्रा को गिनते हैं, और उसी समय हम शरीर में खाली पेट शुगर की मात्रा को भी गिनते हैं, और दोनों का कैलकुलेशन करके एक रेशियो निकालते हैं। जिन लोगों को शुगर नहीं है पर इंसुलिन, खाली पेट इंसुलिन 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और भविष्य में उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियां, एल्जाइमर्स डिजीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस हैं। जी धन्यवाद। शोभा जी मनोत, लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, समय हमारा संपन्न हो रहा है। शोभा मनोत, आप अपने डायबिटीज के लिए डाइट क्या रखना चाहिए? वो तो फिर से बहुत लंबा है, पर डायबिटीज के लिए मैं सिंपल भाषा में आपको 2 सेंटेंस में बता देता हूं। आप सिर्फ सब्जियां खाइए और खूब सारी दालें खाइए, दालें और फलियां, यानी जैसे बरबटी, राजमा, चने, डेली की रोज की आपकी दालें खाइए, और खूब सारी सब्जियां खाइए। जो भी आपको सब्जी खानी है, रंग बिरंगी सब्जियां खाइए, कच्ची खाइए, पकी हुई खाइए, पर सब्जी को पकाने में आप कम से कम घी और तेल का इस्तेमाल करें। दालों को पकाने में आप कम से कम घी और तेल का करें। आप ये करेंगे, आपकी कितनी भी ब्लड शुगर है, आपकी ब्लड शुगर यदि 400 भी है और आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, आप ये खाना 7 दिन नहीं 3 दिन ही खा के देख लीजिए, 3 दिन में। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि अनाज खाने के लिए आवश्यक नहीं है। मैंने 8 साल से अनाज नहीं खाया, मुझे डायबिटीज नहीं है, 8 साल से अनाज नहीं खाया, फिर भी मैं एकदम फिट हूँ। तो इसलिए ये अनाज बहुत बड़ी चीज है। अपन डाइट इन डायबिटीज, डायबिटीज रिवर्सल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सुंदर तरीके से जितनी भी समस्याएं थी सबका समाधान, और जो भी जिज्ञासा क्वेरीज आई सबका समाधान देने का प्रयास डॉक्टर साहब ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। पहले तो दोनों संस्थाओं की तरफ से, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर जानकारी एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए डॉक्टर साहब ने हमें दी है। तो आज का हमारा जो वीडियो चैनल पे जब आ जाएगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो जानकारी हमें मिली है और लोगों को तक इस जानकारी को पहुंचा पाए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की मीटिंग हम यही एंड करें डॉक्टर साहब? हाँ जी। ओम आनंद। ओम आनंद।